अभी आपको सस्पेंस दिया जा रहा है। आप पूरा कहानी पढ़िएगा, समझिएगा तो आपको पूरा का पूरा कहानी समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम एक और वीडियो लाएंगे और उस वीडियो में हम इस पाठ का सारांश यानी शॉर्ट में कहानी समझाएंगे तो आपको दिमाग में घुस जाएगा। देखिए हम इस जैसे आज से 25-30 साल पहले जो फिल्म आती थी बॉलीवुड में, वो उस तरह फिल्म आती थी ना कि हम थोड़ा सा भी देखेंगे फिल्म को ना तो समझ जाते थे कि आगे क्या होगा और आगे क्या होगा। लेकिन आजकल जो मूवी आ रही है, फिल्म आ रही है, वो सब क्या है हो रही है, सस्पेंस पर आधारित हो रही है। कब क्या होगा हमको कुछ नहीं मालूम है। जब हम पूरा फिल्म देख लेते हैं तो हमको मालूम चलता है कि अरे भाई ऐसे 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 कहानी था, हमको तो समझ में नहीं आया। ठीक उसी तरह का कक्षा 10 का जो हिंदी है, इसमें जो कहानियां हैं वो कहानी जो है ना साउथ के मूवी की तरह, यानी जो आजकल बॉलीवुड जो मूवी आ रही है सस्पेंस वाली, उस मूवी के पर आधारित एक कहानियां हैं। हाँ, आप चौथी पांचवी में जो कहानी पढ़ते थे वो क्या था, एक जंगल था, जंगल में एक शेर था, मतलब लाइन बाय लाइन पॉइंट बाय पॉइंट कहानी को समझाया जाता है। लेकिन 10वीं क्लास जो हो गया, थोड़ा सा अपर क्लास हो गया, इसमें लाइन बाय लाइन नहीं समझाया जाएगा, आपको समझना पड़ेगा, सस्पेंस दिया जाएगा। हेलो एवरीवन, मैं कुंदन सिंह टीवीएल कोचिंग के मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 10th हिंदी बिहार बोर्ड के अनुसार पाठ 5 है। हम 4 तक पाठ कंप्लीट करा चुके हैं। 5वां पाठ हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 10 हिंदी का, जिसका नाम है बहादुर। और बहादुर यह पाठ जो है, यह एक कहानी है जिसके लेखक है अमरकांत जी। तो इस पाठ का पूरा परिचय हम इस वीडियो में आपको कराएंगे, तो आप लगातार इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो देखिए, ये जो निर्देश है, इस निर्देश के अनुसार भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे मैं पूछेगा क्वेश्चन आ रहा है कि बहादुर क्या है, तो बहादुर एक कहानी है। बहादुर क्या है, तो बहादुर एक कहानी है। बहादुर क्या है, तो बहादुर एक कहानी है। और बहादुर पाठ के लेखक कौन थे? अमरकांत जी। बहादुर पाठ के लेखक कौन थे? अमरकांत जी। और यह हिंदी का 5वां पाठ है क्लास 10 के अनुसार। तो हम शुरू करते हैं। इस पाठ को हम बारी बारी से पॉइंट बाय पॉइंट आपको पढ़ाएंगे और समझाएंगे। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पाठ 5 है कक्षा 10 का हिंदी का, जिसका नाम है बहादुर। और इस पाठ के लेखक हैं अमरकांत जी। अमरकांत जी ने इस पाठ को कितना सजग ढंग से लिखा है, मतलब यदि ढंग से पढ़ा जाए ना तो बहुत मज़ा आ जाता है। इस पर बहुत सारे नाटक भी खेले गए हैं। और इस पाठ का चुटकुला जैसा होता है या फिर कार्टून होता है, यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप इसको सुनिए बढ़िया से। यदि आप इसको सुनिएगा तो आपका 1 नंबर वाला सवाल, 2 नंबर वाला सवाल और 5 नंबर वाला सारे के सारे सवाल कंप्लीट हो जाएंगे और आपको एग्जाम में कोई दिक्कतें नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो थोड़ा ध्यान से इस कहानी को सुनिएगा। सहसा। सहसा का मतलब होता है अचानक। सहसा मैं काफ़ी गंभीर हो गया था, जैसा कि उस व्यक्ति को हो जाना चाहिए जिस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। मतलब किसी के माथे पर एक दायित्व आता है तो वह गंभीर हो जाता है, थोड़ा सोचने लगता है कि इस दायित्व को हम निभा पाएंगे कि नहीं निभा पाएंगे। वह सामने खड़ा था और आंखों को बुरी तरह मलका रहा था। अभी आपको सस्पेंस दिया जा रहा है। आप पूरा कहानी पढ़िएगा, समझिएगा तो आपको पूरा का पूरा कहानी समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम एक और वीडियो लाएंगे और उस वीडियो में हम इस पाठ का सारांश यानी शॉर्ट में कहानी समझाएंगे तो आपको दिमाग में घुस जाएगा। देखिए, हम इस जैसे आज से 25-30 साल पहले जो फिल्म आती थी बॉलीवुड में, वो उस तरह फिल्म आती थी ना कि हम थोड़ा सा भी देखेंगे फिल्म को ना तो समझ जाते थे कि आगे क्या होगा और आगे क्या होगा। लेकिन आजकल जो मूवी आ रही है, फिल्म आ रही है, वो सब क्या है हो रही है, सस्पेंस पर आधारित हो रही है। कब क्या होगा हमको कुछ नहीं मालूम है। जब हम पूरा फिल्म देख लेते हैं तो हमको मालूम चलता है कि अरे भाई ऐसे 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 कहानी था, हमको तो समझ में नहीं आया। ठीक उसी तरह का कक्षा 10 का जो हिंदी है, इसमें जो कहानियां हैं वो कहानी जो है ना साउथ के मूवी की तरह, यानी जो आजकल बॉलीवुड जो मूवी आ रही है सस्पेंस वाली, उस मूवी के पर आधारित एक कहानियां हैं। हाँ, आप चौथी पांचवी में जो कहानी पढ़ते थे वो क्या था, एक जंगल था,
जंगल में एक शेर था, मतलब लाइन बाय लाइन पॉइंट बाय पॉइंट कहानी को समझाया जाता है। लेकिन 10वीं क्लास जो हो गया थोड़ा सा अपर क्लास हो गया, इसमें लाइन बाय लाइन नहीं समझाया जाएगा, आपको समझना पड़ेगा, सस्पेंस दिया जाएगा, ठीक है। तो अचानक लेखक जी गंभीर हो गए हैं और इनके माथे पर एक दैत्य आ गया है। और ये जो कहानी है अमरकांत जी के घर में ही घटित हुई है, कहीं दूसरी जगह घटित नहीं हुई है, ये लेखक के घर में ही घटित हुई है। और कहानी जो है 100 में 100% सत्य है। वह सामने खड़ा था और आंखों को बुरी तरह मलका रहा था। 12-13 वर्ष की उम्र का था, एक बालक था 12-13 वर्ष की उम्र का। इनके घर पर आया, तो इनके घर पर रहने के लिए आए थे। इनके ऊपर एक माथे पर एक दायित्व तो आ गया कि हमको इस लड़का का परवरिश करना होगा, ठीक है। ठिगना चकैत शरीर, देखिए ध्यान से सुनिए, पूछता है एग्जाम में कि बालक का जो वेशभूषा था कैसा था। बालके का नाम बहादुर है। जो 13 वर्ष का लड़का जो लेखक के घर आया है, 12-13 वर्ष का जो लड़का है जो लेखक के घर यानी अमरकांत जी के घर आया है, उसी का नाम बहादुर है। इसका पूरा नाम दिल बहादुर है, लेकिन दिल सब हटा दिया गया है। ध्यान से सुनते रहिए, आपको समझ में जरूर आएगा। ठिगना चकैत शरीर, गोरा रंग और चपटा मुंह, वह सफ़ेद नेकर आदि बाह की सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहने था। उसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बंधा था। मतलब बहादुर का वेशभूषा लेखक बता रहे हैं कि बहादुर जब सबसे पहले हमारे घर आया था तो उसका वेशभूषा कुछ इस तरह था, ठीक है। मतलब सफ़ेद नेकर आधी बाह की कमीज पहने था, भूरे रंग का जूता था, ठीक है। उसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बांधा था। उसको घेर कर परिवार के अन्य लोग खड़े थे। निर्मला चमकती दृष्टि से कभी लड़के को देखती और कभी मुझको और अपने भाई को। निश्चय ही वह पंच बराबर हो गई थी। मतलब वह पंच बराबर हो गई थी, वह कुछ फैसला नहीं कर रही थी, सिर्फ देख रही थी। कभी बालक को देखती थी, कभी अमरकांत जी को देखती थी और कभी अपने भाई को। यानी निर्मला जो है ना, निर्मला जो है ना लेखक अमरकांत जी की पत्नी है। उसको भाई मेरे साले साहब आए थे, उसको लेकर मेरे साले साहब आए थे। लेखक यानी अमरकांत जी के साले साहब लेकर आए थे। नौकर रखना कई कारणों से बहुत ज़रूरी हो गया था। मेरे सभी भाई और रिश्तेदार अच्छे ओहदों पर थे, यानी अच्छे नौकरी चाकरी करते थे, सब धनी मनी थे। और उन सभी के यहाँ नौकर थे और इनके यहाँ नौकर नहीं थे। तो इन्होंने भी अपने साले साहब से एक बार बात किया था कि भाई साहब साले साहब, हमको भी एक नौकर रखना है, देखिए आपकी नज़र में कोई हो तो बोलिएगा। मैं जब बहन की शादी में घर गया तो वहाँ नौकरों का सुख देखा। मेरी दोनों भाभियाँ रानी की तरफ बैठकर चारपाइयाँ तोड़ती थी, जबकि निर्मला को सवेरे से लेकर रात तक खटना पड़ता था। मैं ईर्ष्या से जल गया, ठीक है। इसके बाद नौकरी पर वापस आया तो निर्मला दोनों जून नौकर चाकर की माला जपने लगी। मतलब सुबह भी कहती थी कि नौकर कब ला रहे हो, शाम को भी कहती थी नौकर कब ला रहे हो। यानी निर्मला जो थी अमरकांत जी की पत्नी, ये अपने पति को हमेशा कहती थी नौकर कब ला रहे हो, नौकर कब ला रहे हो। तो यही अपने साले साहब से बात किए थे। तो साले साहब 12-13 वर्ष की उम्र का एक बालक लेकर के आए थे। उसकी तरह अभागिन और दुखिया स्त्री और भी कोई इस दुनिया में होगी। वे लोग दूसरे होते हैं जिनके भाग्य में नौकर का सुख होता है। मतलब निर्मला हमेशा अपने पति अमरकांत जी को ताना मारा करती थी कि आपके सभी रिश्तेदारियों के पास, आपके सभी संबंधियों के पास नौकर चाकर है सिवा हमारे, इसलिए हमें नौकर चाहिए, हमें नौकर चाहिए। पहले साले साहब से असाधारण विस्तार से उसका किस्सा सुनना पड़ा। वह एक नेपाली था। जो बालक था 12-13 वर्ष की उम्र का, वह क्या था, एक नेपाली था। साले साहब उसका बखान कर रहे थे, उसके बारे में बता रहे थे कि ये लड़का जो है कैसा कैसा है। याद रखिएगा, ये वो लड़का क्या था, नेपाली था, नेपाली, जिसका गाँव नेपाल और बिहार की सीमा पर था। उसका बाप युद्ध में मारा गया था। बालक का जो पिताजी थे वह युद्ध में मारे गए थे और उसकी माँ सारे परिवार का भरण पोषण करती थी। माँ उसकी बड़ी गुस्सैल थी और उसको बहुत मारती थी।
माँ चाहती थी कि लड़का घर के काम धाम में हाथ बटाए, जबकि वो पहाड़ या जंगलों में निकल जाता और पेड़ों पर चढ़कर चिड़ियों के घोंसले में हाथ डालकर उनके बच्चे को पकड़ता और फल तोड़कर खाता और इधर उधर घूमता रहता। अपनी माँ के का बात नहीं मानता था। ठीक है, कभी कभी वो पशुओं को चराने के लिए ले जाता था। उसने एक बार उस भैंस को बहुत मारा। एक बार वो जो बालक था जिसका नाम बहादुर है, अभी बहादुर नाम इस कहानी में अभी नहीं आया है, सस्पेंस रखा गया है, आगे सुनने को मिलेगा। हमने पढ़ा है इसलिए आप बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं। बहादुर नाम था उस बालक का। वह एक बार भैंस चराने के लिए गया, भैंस को बहुत मार दिया, जिसको उसकी माँ बहुत प्यार करती थी। मतलब बहादुर को ना इस बात की खींच थी ना कि मेरी माँ जो है ना वो ना अपने बेटे को कम प्रेम करती है और भैंस को अधिक प्रेम करती है। भैंस को खूब मानती है और मुझे मानती नहीं है। ये तो ठीक उसी तरह हुआ था धमाल मूवी के डिकरा जैसा हाल हो गया। जो एक पेरेंट्स थे ना वो कार को डिकरा बोला करते थे और अपने बेटे बब्बन को खूब मारते थे। और उसी तरह यहाँ भी है कि बहादुर की माँ ना भैंस से अधिक प्रेम करती है, बहादुर से नहीं करती है, हमेशा बहादुर को मारती हैं। ऐसा बहादुर को लगता है कि मेरी माँ मुझसे कम प्रेम करती हैं, भैंस से अधिक प्रेम करती हैं। लेकिन हमारे आपके नज़र में ऐसा थोड़ी ना होगा, माँ तो माँ होती है। ठीक है, और इसलिए जिससे वह बहुत चिढ़ता था। मार खाकर भैंस भागी भागी उसकी माँ के पास चली गई, जो कुछ दूरी पर एक खेत में काम कर रही थी। भैंस को बहादुर ने खूब मारा। भैंस दौड़ते दौड़ते बहादुर की माँ के पास गई। बहादुर की माँ ने देखा और समझ गई कि कुछ न कुछ हुआ है। माँ का माथा ठनका, बेचारा बेजुबान जानवर चरना छोड़कर वहाँ क्यों आएगा, जरूर लौंडे ने इसको काफ़ी मारा होगा। वह गुस्से से पागल हो गई और जब लड़का आया तो माँ ने भैंस को मार का काल्पनिक अनुमान करके एक डंडे से उसकी दुगनी पिटाई कर दी। रियल में बहादुर ने भैंस को मारा भी था। फिर बहादुर की माँ ने बहादुर को खूब मारा कि तूने भैंस को क्यों मारा, और उसको वही कराहता हुआ छोड़कर घर लौट आई। लेकिन माँ यहाँ पे थोड़ा इस कहानी में जो माँ है ना, वो माँ जैसी हरकत नहीं कर रही है, बहुत मार रही है। मतलब ऐसा थोड़ी ना होता है। लड़के का मन माँ से फट गया। मतलब लड़का जो था, बहादुर जो था, अपनी माँ से गुस्सा करने लगा, अपनी माँ से ईर्ष्या करने लगा। लेकिन बाद में इनको भी समझ में आया कि माँ तो माँ होती है। और वह रात भर जंगल में छिपा रहा। जब सवेरा होने को आया तो वह घर पहुँचा और किसी तरह अंदर चोरी चुपके घुस गया। फिर उसने घी की हंडिया में हाथ डालकर माँ के रखे रुपयों में से 2 रुपया निकाला, मात्र 2 रुपया। पूछेगा एग्जाम में कि बहादुर ने जब अपने घर से बहादुर चला तो कितना रुपया लेकर चला था? मात्र 2 रुपया, मात्र 2 रुपया। पुराने ज़माने की बात है, उस समय 2 रुपया 200 रुपये के बराबर होगा। अंत में 9 2 11 हो गया, यानी भाग गया। ठीक है, वहाँ से वो 6 मील की दूरी पर बस स्टेशन था। वहाँ गोरखपुर जाने वाली बस थी। तुम्हारा नाम क्या है जी? मैंने पूछा। दिल बहादुर साहब। लेखक ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो दिल बहादुर साहब। उसके स्वर में एक मीठी झंझनाहट थी। मुझे ठीक ठाक याद नहीं कि मैंने उसको क्या हिदायतें दी। शायद यह कि वह शरारतें छोड़कर ढंग से काम करे और घर को अपना घर समझे। इस घर में नौकर चाकर को बहुत प्यार और इज्जत से रखा जाता है। जो सब खाते पहनते हैं वही नौकर चाकर को भी खाना और पहनना पड़ता है। मतलब लेखक अमरकांत जी बहादुर को, यानी अपने नौकर को, सभी बातें समझा रहे हैं कि आपको किस तरह कार्य करना है। अगर वहाँ यह रह गया तो ढंग शऊर सीख जाएगा घर के और लड़कों की तरफ पढ़ लिख जाएगा और उसकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। निर्मला ने उसी समय कुछ व्यवहारिक उपदेश दे डाले। ठीक है, मतलब निर्मला जो थी अमरकांत जी की पत्नी, उन्होंने भी कहा कि हाँ बाबू, तुम यहाँ रहोगे तो हमें तुम्हारे खाने पीने का पूरा बंदोबस्त करेंगे। तुम खाली छोटी मोटी कामों करना और हम आपको पढ़ाएंगे भी हल्का फुल्का। ठीक है,
इस मोहल्ले में बहुत तुच्छ लोग रहते हैं, वह न किसी के यहाँ जाए और न किसी का काम करे। मतलब अगल बगल आस पड़ोस में आपको न जाना है, न किसी का काम करना है, यहाँ पर सब फालतू लोग रहते हैं। निर्मला जी अपने नौकर बहादुर को कह रही हैं। कोई बाजार से कुछ लाने को कहे तो वह अभी आता हूँ कहकर अंदर खिसक जाए। मतलब निर्मला बोलने लगी सिर्फ हमारा काम करना है, पड़ोसियों का काम नहीं करना है। पड़ोसी कोई बोलेगा ये काम कर दो तो बोलना कि आ रहा हूँ करके चल जाना, और कभी आना ही मत, बहाना बनाना सिर्फ। उसको घर के सभी लोगों से सम्मान और तमीज़ से बोलना चाहिए। मतलब सबको आदर देना है तो ही आदर मिलेगा। और भी बहुत सी बातें। अंत में निर्मला ने बहुत ही उदारता पूर्वक लड़के के नाम में से दिल शब्द उड़ा दिया। मतलब लड़का का नाम दिल बहादुर था, लेकिन इन्होंने निर्मला जी ने, लेखक की पत्नी अमरकांत जी की पत्नी जी ने, निर्मला जी ने अपने नौकर दिल बहादुर का जो नाम था दिल बहादुर के नाम से दिल शब्द को उड़ा दिया और सिर्फ अब बहादुर हो गया। इसलिए इस पाठ का भी नाम बहादुर ही है। तो याद रखिएगा कि किसने बहादुर के नाम में से दिल शब्द को उड़ा दिया, तो निर्मला जी, याद रखिएगा, ठीक है, लेखक की पत्नी। परंतु बहादुर बहुत ही हंसमुख और मेहनती निकला। मतलब बहादुर ना अच्छा लड़का है, आप उसको यदि प्रेम से कोई काम कराइएगा ना तो काम करेगा। यदि आपको उसको गुस्सा से कराइएगा, मतलब डांट फटकार कीजिएगा, तो वो करेगा नहीं करेगा। कोई भी बच्चा जो है उसको आप जितना भी प्रेम से काम करवा लीजिए वो करेगा, और हंसमुख होकर करेगा, उसको काम करने में मज़ा भी आएगा। लेकिन गुस्सा से करवाइएगा तो नहीं करेगा, वो भी गुस्सा करेगा। ठीक वैसा ही वहाँ पर नेपाल और बिहार के बॉर्डर पे, यानी बहादुर के गांव में हुआ था, ठीक है, बहादुर की माँ के द्वारा। उसकी वजह से कुछ दिनों तक हमारे घर में वैसा ही उत्साहपूर्ण वातावरण छाया रहा जैसे कि प्रथम बार तोता, मैना या पिल्ला पालने पर होता है। ठीक है, फर्स्ट टाइम मेहमान का आदर सद्भाव बहुत होता है, लेकिन आगे देखिए क्या यही आदर सद्भाव हमेशा के लिए रहता है कि नहीं रहता है, आगे देखिए क्या होता है। सवेरे सवेरे ही मोहल्ले के छोटे लड़के घर के अंदर आकर खड़े हो जाते हैं। उसको देखकर हंसते या तरह तरह के प्रश्न करते हैं। ए तुम लोग छिपकली को क्या कहते हो? ये तुमने शेर देखा है? ऐसे ही बातें करते थे। उनको लगता था ना कि ना बहादुर जो है ना बहुत दूर से आया है, कुछ अजीबोगरीब चीज़ देखा होगा, इसलिए वे लोग पूछते थे और हमेशा पूछा करते थे कि आपने ये देखा है, आपने ये देखा है। उससे पहाड़ी गाने की फरमाइशें की जाती। घर के लोग भी इसी प्रकार की छेड़खानियाँ करते रहते, मतलब हमेशा मस्ती होता रहता था। बहादुर यहाँ आओ, बहादुर वहाँ जाओ, ये करो वो करो, ये गाना गाओ वो गाना गाओ, ठीक है। वह जितना उत्तर देता था उससे अधिक हंसता था। सबको उसके खाने और नाश्ते की बड़ी फिक्र रहती थी, क्योंकि बहादुर जो था ना परिवार में मिल गया था, ठीक है, एक परिवार का सदस्य ही बन गया था। निर्मला आंगन में खड़ी होकर पड़ोसियों को सुनाते हुए ताना मारती थी, बहादुर आकर नाश्ता क्यों नहीं कर लेते? मैं दूसरी औरतों की तरह नहीं हूँ जो नौकर चाकर को जलाती भूनती हूँ। मतलब ना निर्मला जी जो लेखक की पत्नी थी वो आंगन में खड़ा होकर ताना मारा करती थी कि बहादुर आके नाश्ता कर लो, हम अपने पड़ोसी के जैसा, मतलब हम किसी दूसरे औरत जैसा नहीं हैं कि अपने हाई खाएं हाउ खाएं, नौकर को कुछ खिलाएं ही नहीं। मैं तो नौकर चाकर को अपने बच्चे की तरह रखती हूँ। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि 100-150 महीनवारी उस पर भले ही खर्च हो जाए, पर तकलीफ उसको ज़रा भी नहीं होनी चाहिए। मतलब अमरकांत जी ने, लेखक अमरकांत जी ने कहा था कि कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी ख़त्म हो जाएगा तो हो जाने दो, लेकिन बहादुर को बढ़िया से रखना है, बढ़िया से खान पान में कोई कमी नहीं करना है, ठीक है। एक नेकर कमीज तो उसी रोज लाए थे और भी कपड़े बन रहे हैं। जिस दिन बहादुर उनके घर में आया था उसी दिन एक जोड़ा कपड़ा आया था, ठीक है। धीरे धीरे वह घर के सारे काम करने लगा। सवेरे ही उठकर वह बाहर नीम के पेड़ से दातुन तोड़ लाता था। वह हाथ का सहारा लिए बिना कुछ दूर तक तने पर दौड़ता हुआ चढ़ जाता था। नहीं इस तरह तना होगा, दौड़ते हुए बहादुर चढ़ जाता था उस पर, ठीक है। मिनट भर में वह पेड़ की पुनगी
पुलुई पर नजर आता। निर्मला छाती पीट कर कहती, अरे रिक्श बंदर की जात, कहीं गिर गया तो बड़ा बुरा होगा, जल्दी उतर, अब उससे ऊपर मत चढ़, बहुत ऊपर तो चढ़ गया हैं। ऐसे निर्मला जी बोला करती थी। वह घर की सफाई करता, कमरों में पोछा लगाता, अंगीठी जलाता, चाय बनाता और पिलाता। मतलब धीरे धीरे बहादुर का काम जो है था ना वो बढ़ने लग गया। दोपहर में कपड़े धोता और बर्तन मलता। वह रसोई बनाने की भी जिद करता, पर निर्मला स्वयं सब्जी और रोटी बनाती। निर्मला को उसकी बहुत फिक्र रहती थी। मतलब बहादुर खाना बनाने के लिए भी कहता था, लेकिन निर्मला बहादुर खाना बनाने नहीं देती थी, बहुत कम काम करवाती थी, लेकिन काम थोड़ा दिन पर दिन बढ़ रहा था, ठीक है, बहादुर का। उसकी उन दिनों तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए वह कुछ दवा ले रही थी। बहादुर उसको कोई काम करते देखकर कहता था, माताजी मेहनत न करो, तकलीफ बढ़ जाएगा। मतलब निर्मला जी का तबीयत खराब है तो बहादुर देख देख के बोलता था कि आप काम ना करो, आपको दिक्कत होगा, आपका तबीयत सही नहीं है, आप रेस्ट करो, आप आराम करो, ठीक है, हम काम करते हैं, आप सी बताओ। वह कोई भी काम करता होता, समय होने पर हाथ धोकर भालू की तरह दौड़ता हुआ कमरे में जाता और दवाई का डिब्बा निर्मला के सामने लाकर रख देता। बताइए ऐसा नौकर मिलेगा कहीं? कितना अच्छा नौकर था बहादुर। जब मैं शाम को दफ्तर से आता, लेखक जी अपने बारे में कह रहे हैं, तो घर के सभी लोग मेरे पास आकर दिन भर के अपने अनुभव सुनाते थे कि आज बहादुर के साथ हमने ये किया, आज बहादुर के साथ हमने ये किया। बाद में वह भी आता था। वह एक बार मेरी ओर देखकर सिर झुका लेता था और धीरे धीरे मुस्कुराने लगता था। कौन? तो बहादुर। बहादुर लेखक से थोड़ा घबराता था, डरता था, ठीक है। वह कोई बहुत ही मामूली घटना की रिपोर्ट देता। बाबूजी बहन जी की एक सहेली आई थी। उल्टा सीधा हिंदी बोलता था, लिखा हुआ है बहन जी एक सहेली आया था। बाबूजी बहन जी का एक सहेली आया था। मतलब जो बड़ा से बड़ा रिपोर्ट होता था घर में क्या हो रहा है उसके बारे में वह लेखक को रिपोर्ट करता था। कौन? बहादुर, ठीक है। या बाबूजी भैया सिनेमा गया था। इसके बाद वह इस तरह हंसने लगता था गोया बहुत ही मज़ेदार बात कह दिया हो, चुटकुला कह दिया हो। उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी, जैसे फूल की पंखुड़ियाँ बिखर गई हो। मैं उससे बातचीत करना चाहता था, पर ऐसी इच्छा रहते हुए भी मैं जानबूझकर बहुत गंभीर हो जाता था और दूसरी ओर देखने लगता था। मतलब लेखक को ना बहादुर से बात करने में बड़ा मज़ा आता था, लेकिन ये उतना बात नहीं कर पाते थे। निर्मला कभी कभी उससे पूछती थी, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद नहीं आती है? तो बहादुर बोलता था, नहीं। क्यों? वह मारता क्यों था? वह मारती क्यों थी ना, वह मारता क्यों था? इतना कहकर वह खूब हंसता और जैसे मार खाना खुशी की बात हो। तब तुम अपना पैसा माँ के पास कैसे भेजने को कहते हो? माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भाला जाता है। वह और भी हंसता था। कितना अच्छा बात करता था। निर्मला जी ने कहा कि जब तुम अपनी माँ से प्रेम नहीं करते हो तो फिर अपनी माँ के पास पैसा क्यों भेजते हो? तो बहादुर ने कहा ना कि माँ बाप का कर्ज ना जिंदगी भर की कमाई से भी नहीं भरा जा सकता है, इसलिए माँ ने मुझे जन्म दिया है, इसलिए मैं अपनी माँ को कुछ पैसे भेजता हूँ। निर्मला ने उसको एक फटी पुरानी दरी दे दी थी। घर से वह एक चादर भी लाया था। रात को काम धाम करने के बाद वह भीतर के बरामदे में एक टूटी हुई बसखट यानी खटिया पर अपना बिस्तर बिछाता था। वह बिस्तरे पर बैठ जाता और अपनी जेब में से कपड़े की एक गोल सी नेपाली टोपी निकालकर पहन लेता, जो बाईं ओर काफ़ी झुका रहता था। फिर वह एक छोटा सा आईना निकालकर बंदर की तरह उसमें अपना मुंह देखता था। वह बहुत ही प्रसन्न नजर आता था। यानी बहादुर बहुत ही हंसमुख लड़का था और सभी बच्चों को इसी तरह बहादुर की तरह ही हंसमुख होना चाहिए। इसके बाद कुछ और भी चीज़ें उसकी जेब से निकलकर उसके बिस्तरे पर सज जाती थी। कुछ गोलियां, पुराने ताश की गड्डी, कुछ खूबसूरत पत्थर के टुकड़े, ब्लेड, कागज़ की नावें। वह कुछ देर तक उनसे खेलता था। उसके बाद वह धीमे धीमे स्वर में गुनगुनाने लगता था। उन पहाड़ी गानों का अर्थ हम समझ नहीं पाते, पर उसकी मीठी उदासी सारे घर में फैल जाती थी। उसका संगीत जो था मधुर था, लेकिन भाषा समझ में नहीं आता था। जैसे कोई पहाड़ की निर्जनता में अपने
किसी बिछड़े हुए साथी को बुला रहा हो। दिन मज़े में बीतने लगे। बरसात आ गई थी, पानी रुकता था और बरसता था। मैं अपने को बहुत ऊंचा महसूस करने लगा था। अपने परिवार और संबंधियों के बड़प्पन तथा शान बान पर मुझे सदा गर्व रहा है। अब मैं मोहल्ले के लोगों को पहले से भी तुच्छ समझने लगा। लेखक को थोड़ा सा अपने ऊपर घमंड सा हो गया कि हमारे घर में नौकर है और अगल बगल के घर में ज़्यादा नौकर नहीं है। एक आध दो घर है जिसमें नौकर है, अधिकांश घर में नौकर नहीं है। अब मैं इस मोहल्ले के लोगों को पहले से भी तुच्छ समझने लगा। मैं किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता, किसी की ओर ठीक से देखता ही नहीं था। दूसरे के बच्चों को मामूली सी शरारत पर डांट रपट देता। कई बार पड़ोसियों को सुना चुका था कि जिसके पास कलेजा है वही आजकल नौकर रख सकता है, घर के सामान की तरह रहता है। निर्मला भी सारे मोहल्ले में शुभ सूचना दे आई थी। आधी तनख्वाह तो नौकर पर ही खर्च हो रही है, पर रुपया पैसा कमाया किस लिए जाता है। वे तो कई बार कह ही चुके थे कि तुम्हारे लिए दुनिया के किसी कोने से नौकर जरूर लाऊंगा। वही हुआ। मतलब निर्मला जी और लेखक अमरकांत जी दोनों को थोड़ा सा घमंड हो गया है क्योंकि हमने नौकर रखा है। निसंदेह बहादुर की वजह से सबको खूब आराम मिल रहा था। घर खूब साफ चिकना रहता, कपड़े चमाचम सफ़ेद। निर्मला की तबीयत भी काफ़ी सुधर गई थी। अब कोई एक खर भी न टसकाता था। किसी को मामूली से मामूली काम करना होता तो बहादुर को आवाज़ देता, बहादुर एक गिलास पानी ला, बहादुर पेंसिल नीचे गिरी है उठाना। इसी तरह की फरमाइश अब हद से अधिक हो रहा है। मतलब चौकी के नीचे से पेंसिल अब उठा नहीं सकते हैं, पेंसिल चौकी के नीचे गिरा हुआ है तो बहादुर आओ पेंसिल उठा कर दो मुझे। ये बात क्या बात हुई। बहादुर एक गिलास पानी लाओ। मतलब छोटी मोटी कामों के लिए भी अब बहादुर को सब लोग खोजने लगे। अब जो हो रहा है थोड़ा सा गलत हो रहा है। बहादुर घर में फिरकी की तरह नाचता रहता। तभी रात में पहले ही सो जाते थे और सवेरे 8 बजे के पहले न उठते थे। सभी रात में पहले ही सोते थे और सुबह 8 बजे के पहले नहीं उठते थे। सारा काम बहादुर को ही करना पड़ता था। मेरा बड़ा लड़का किशोर काफ़ी शान शौकत और रोब दाब से रहने के कायल था। मतलब लेखक अमरकांत जी के बड़े बेटे का नाम था किशोर और ये बहुत रोब वाला लड़का था, बहुत शान शौकत वाला लड़का था और उसने बहादुर को अपने कड़े अनुशासन में रखने की आवश्यकता महसूस कर ली थी। फलतः उसने अपने सभी काम बहादुर को ही सौंप दिए थे। छोटा से छोटा काम और बड़ा से बड़ा काम, सारा काम किशोर का बहादुर ही करने लगा था। सवेरे उसके जूते में पॉलिश लगनी चाहिए। कॉलेज जाने के ठीक पहले साइकिल की सफाई जरूरी थी। रोज़ ही उसके कपड़ों की धुलाई और इस्त्री होनी चाहिए और रात में सोते समय रोज़ बहादुर से अपने शरीर की मालिश कराता और मुक्की भी लगवाता था। इतना सारा काम कराता था लेखक अमरकांत जी का बेटा किशोर। ठीक है, अब हद से अधिक हो रही है, बहादुर को बहुत काम मिल रहा है। पर इतनी सारी फरमाइशों की पूर्ति में कभी कभी कोई गड़बड़ी भी हो जाती। तब ऐसा होता किशोर बहुत हो हल्ला करने लगता था, उसको बुरी बुरी गाली देता और उस पर हाथ छोड़ देता था। यानी किशोर अब बहादुर को मारने भी लग गया था कि बहादुर तुमसे जो मैं बोलूँगा सो तुमको करना होगा, थोड़ी सी भी गलती होगी तुम्हारी पिटाई होगी। और किशोर बहादुर को मारता भी था। मार खाकर बहादुर एक कोने में खड़ा हो जाता था चुपचाप। देख बे, किशोर बोलता था, देख बे मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए। अगर एक काम भी छूटा तो मारते मारते होलिया टाइट कर दूंगा। साला कामचोर, करता क्या है तू, बैठा बैठा खाता है सिर्फ। मतलब किशोर जो था लेखक का बेटा, बड़ा वाला लड़का, वह अब बहादुर को मारने भी लग गया था। रोज़ ही कोई न कोई ऐसी बात होने लगी जिसकी रिपोर्ट पत्नी मुझे देती थी कि आज कुछ ऐसा हुआ, आज कुछ ऐसा हुआ। मैंने किशोर को मना किया पर वह नहीं माना। लेखक ने किशोर को मना भी किया है लेकिन किशोर नहीं मान रहा है। वह बहादुर को अपना सारा काम सौंप दिया है और उसी से अपना काम करवा रहा है। थोड़ा सा भी गलती हो रहा है तो बिना मतलब के बहादुर को मार रहा है।
पर वह नहीं माना तो मैंने यह सोचकर छोड़ दिया कि थोड़ा बहुत तो यह चलता ही रहता है। फिर एक हाथ से ताली कहाँ बजती है। बहादुर भी बदमाशी करता होगा। पर एक दिन जब मैं दफ्तर से आया तो मैंने किशोर को एक डंडे से बहादुर की पिटाई करते हुए देखा। निर्मला कुछ दूरी पर खड़े होकर हाँ हाँ करती हुई मना कर रही थी कि मत मारो, लेकिन किशोर बहादुर को डंडा से मार रहा था। मैंने किशोर को डांटा और उसको अलग किया। कारण यह था कि शाम को साइकिल की सफाई करना बहादुर भूल गया था। किशोर ने उसको मारा तथा गालियाँ दी तो उसने उसके काम करने से भी इनकार कर दिया। अब नौकर ही है तो आप उसको मारोगे, भद्दी भद्दी गाली दोगे तो क्या वो तुम्हारा काम करेगा? नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति है वह अपने आदर सम्मान का भूखा होता है। कोई भी काम छोटा या कोई भी काम बड़ा नहीं होता है। वह नौकर ही है तो उसको आप आदर दीजिएगा तो ही वो काम करेगा, नहीं तो आपके काम नहीं करेगा। आप कितना भी पैसा दीजिए, आप उसको भद्दी भद्दी गाली दे देंगे, आप उसको मारेंगे तो क्या वो काम करेगा? नहीं करेगा। तो ठीक उसी तरह बहादुर भी अब किशोर का काम करने से मना कर रहा था। मैं आपका काम नहीं करूँगा से इनकार कर दिया। तुम साइकिल साफ क्यों नहीं करते? मैंने उससे कड़ाई से पूछा। लेखक अमरकांत जी ने बहादुर से कहा कि तुम साइकिल साफ क्यों नहीं करते? तो बहादुर ने कहा, बाबूजी भैया ने मेरे बाप को क्यों लाकर खड़ा किया? वह रोते हुए बोला। मतलब बाप की गाली दी थी किशोर ने बहादुर को। मैं जानता था कि किशोर उसको और भी भद्दी गाली देता था, लेकिन आज उसने सुअर का बच्चा कहा था जो उसे बर्दाश्त न हुआ। निसंदेह वह गाली उसके बाप पर पड़ती है। मुझे कुछ हंसी आ गई। खैर किशोर के व्यवहार को अच्छा नहीं कहा जा सकता था। वह गृह स्वामी होने के कारण मुझ पर कुछ और गंभीर दायित्व भी थे। मैंने उससे समझाया, बहादुर ये आदतें ठीक नहीं है। मतलब लेखक भी बहादुर को ही अब दोषी करार कर रहे हैं और बहादुर को ही मतलब समझा रहे हैं, अपने बेटे किशोर को समझा नहीं रहे हैं। यही छोटी गलती आगे चलकर बड़ी गलती का रूप धारण करेगी और इसी गलती के कारण जो बच्चे होते हैं बिगड़ते हैं। आप उसको ज़्यादा सिर पर चढ़ाइएगा तो वह आगे चलकर भविष्य में कुछ ना कुछ अवशगुन करेंगे जिससे बहुत ही कठिनाइयाँ होगी। तुम ठीक से काम करोगे तो तुमको कोई कुछ भी नहीं कहेगा। मेहनत बहुत अच्छी चीज़ है। जो उससे बचने की कोशिश करता है वह कुछ भी नहीं कर सकता है। रूठना फूलना मुझे सख्त नापसंद है। तुम तो घर के लड़के की तरह हो। घर के लड़के मार नहीं खाते। हम तुमको जिस सुख आराम से रखते हैं वह कोई क्या रखेगा। जाकर दूसरे घरों में देखो तो पता चले नौकर चाकर भरपेट खाना के लिए भी तरसते हैं। चलो सब खत्म हुआ, अब काम करो। और बहादुर को जब इन्होंने समझाया तो बहादुर कुछ समझा। ठीक है, वह चुपचाप सुनता रहा, फिर हाथ मुंह धोकर काम करने लगा। जल्दी वो परेशान भी हो गया। मतलब बहादुर खुश भी हो गया और बातों को भूल गया। रात में सोते समय वह अपनी टोपी पहनकर देर तक गाता रहा। लेकिन कुछ दिनों बाद एक और भी गड़बड़ी शुरू हुई। निर्मला बहुत पतली रोटियां सेकती थी, इसलिए वह रोटी बनाने का काम कभी भी बहादुर से नहीं लेती थी। लेकिन मोहल्ले की किसी औरत ने उसे यह सिखा दिया कि परिवार के लिए रोटियां बनाने के बाद वह बहादुर से कहे कि तुम अपनी रोटी खुद बनाओ और अपने से खुद खाओ। नौकर चाकर को खाना बना कर दोगे ना तो नौकर चाकर जो होते हैं सिर पर चढ़ जाएंगे। इसलिए आप नौकर को बोलिए कि अपना रोटी तुम अपने से बनाओ और खाओ। बहादुर को निर्मला ने जब ये बात कहा तो बहादुर को यहाँ लगा बहुत दिक्कत हुआ बहादुर को कि इतना दिन से कुछ नहीं हुआ था, आज यह क्या हो गया। यह बात निर्मला को जच गई थी और रात में उसने ऐसा ही किया। वह अपनी रोटियां बनाकर चौके में उठ गई। बहादुर का मुंह उतर गया। वह चूल्हे के पास सिर झुकाकर चुपचाप खड़ा रहा। क्या हो गया रे? निर्मला ने पूछा। वह कुछ नहीं बोला। अब अपने बेटे किशोर की तरह भी निर्मला बर्ताव कर रही हैं। निर्मला जी भी अब बहादुर को सही से नहीं देख रही हैं। मतलब बहादुर को भी बुरा भला कह रही हैं।
चल चुपचाप बना अपनी रोटियां। तू सोचता है कि मैं तुझे पतली पतली नरम नरम रोटियां सेक कर खिलाऊंगी? तू कोई घर का लड़का है? नौकर चाकर तो अपना बनाकर खाते ही रहते हैं। तीता तो इनको इसलिए लग रहा है कि सारे घर के लिए मैंने रोटियां बनाई और इनको अलग करके इनको साथ भेदभाव किया। वाह रे, इसके पेट में तो लंबी सी दाढ़ी है। समझ जा, रोटियां नहीं सेकेगा तो भूखा रहेगा। और उस रात बहादुर को भूखा सोना पड़ा। पर बहादुर उसी तरह खड़ा रहा तो निर्मला का गुस्सा से बुरा हाल हो गया। उसने लपक कर उसके माथे पर 2-3 झापड़ भी दे दिया। सुअर कहीं के, इसलिए तू किशोर मारता है। अब निर्मला का भी हाथ खुल गया। सबसे पहले तो किशोर का हाथ खुला था, अब निर्मला जी का भी हाथ खुल गया। निर्मला जी ने भी अब किशोर को भी 2-3 झापड़ मार दिया। इसी वजह से तेरी माँ भी मारती होगी। चल बना रोटी। मतलब उतना दिन से सब ठीक था। बहादुर ऐसा लड़का है तो बहादुर वैसा लड़का है। बहादुर बहुत अच्छा लड़का है, बहादुर ऐसा तो वैसा। अब क्या होगा? अब बहादुर से मन भर गया। बहादुर का आप अब बुरा भला बोल रहे हो। बहादुर को आवश्यकता से अधिक कार्य करवा रहे हो। ये तो बहुत गलत हो रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। मैं नहीं बनाऊंगा। मेरी माँ भी सारे घर की रोटियां बनाकर मुझे रोटी सेकने के लिए देती थी। वह रोने लगा था। मतलब बहादुर की माँ भी ना अपने घर के लिए सारे लोगों के लिए रोटियां बना देती थी और सभी लोग रोटियां खाते थे। लेकिन बहादुर अपने घर पर भी अपने हाथ से रोटी बनाता था। इसका मतलब ना बहादुर की माँ जो थी ना सौतेली माँ होगी, तो ही ये ऐसा करती होगी। तो क्या मैं तेरी माँ हूँ कि तू मुझसे जिद कर रहा है? घर के लड़कों के बराबर बन रहा है। मारते मारते मुंह रंग दूंगी। पर उसने अपने लिए रोटी नहीं बनाई। मुझे भी बड़ा गुस्सा आया। मैंने उसको डांटा और समझाया। मतलब लेखक भी अपने बीवी के साथ दे रहे हैं कि मेरी पत्नी अपनी जगह सही है, पर वह नहीं माना। रात भर वह भूखा ही रहा। पर सवेरे उठकर वह पहले की तरह ही हंसने लगा। उसने अंगीठी जलाकर अपने लिए रोटियां सेकी। अपनी बनाई मोटी और भल्दी रोटियां को देखकर वह खिलखिलाने लगा। फिर रात की बची हुई सब्जी से उसने खाना खा लिया। मतलब पेट में जो आग लगती है ना, तो खाना खाना ही पड़ता है नहीं। लेकिन निर्मला का भी हाथ खुल गया था। वह उससे कुछ चिढ़ भी गई थी। अब बहादुर से कोई भी गलती होती तो वह उस पर हाथ चला देती। उसको मारने वाले अब घर में 2 व्यक्ति हो गए। पहले एक ही व्यक्ति था किशोर, लेकिन अब माँ बेटे दोनों हो गए, 2 व्यक्ति हो गए। और कभी कभी एक गलती के लिए उसको दोनों मारते थे। बरसात बीत गई थी। आकाश दर्पण की तरह स्वच्छ दिखाई दे रहा था। मैंने बहादुर की माँ के पास चिट्ठी लिखी थी कि उसका लड़का मेरे पास मज़े में है और मैं उसकी तनख्वाह के पैसे उसके पास भेज दिया करूँगा। लेकिन कई महीनों के बाद भी उधर से कोई जवाब नहीं आया था। लगता है माँ को चिट्ठी लिखना नहीं आता होगा। मैंने बहादुर से कह दिया था कि उसका पैसा यहाँ जमा रहेगा, जब वह घर जाएगा तो लेते जाएगा। पर अब बहादुर से भूल गलतियाँ अधिक होने लगी थी। क्यों? क्योंकि उसको घर में ना प्रेम भाव नहीं मिल रहा था। हमने आपको पहले भी बताया था कि यदि बच्चों से आप प्रेम से काम कराइएगा तो बच्चा काम करेगा, और प्रेम से काम नहीं करिएगा, चिढ़िएगा उससे, हमेशा उसको मारते रहिएगा, आप हमेशा उससे गुस्सा कीजिएगा, तो वो काम नहीं करेगा। तो ठीक वैसा ही बहादुर के साथ अब हो रहा है। बहादुर पहले कितना अच्छा से काम करता था, लेकिन अब बहादुर से थोड़ा बहुत गलती हो ही जा रहा है, ना चाहते हुए भी। शायद इसका कारण मारपीट और गाली गलौज हो। मैं कभी कभी इसको रोकना चाहता, फिर यह सोचकर चुप रह जाता कि नौकर चाकर तो मारपीट खाते ही रहते हैं। नौकर चाकर इंसान नहीं है, वो भी तो एक इंसान ही है। आप उसको आदमी की तरह देखिए, इंसान है, आप उसको ध्यान से देखिए, ठीक है। आप यदि उसकी जगह होते तो क्या करते हैं, ठीक है। एक दिन रविवार को मेरी पत्नी के एक रिश्तेदार आए। वह बीबी बच्चों के साथ थे। एक दिन मेरी पत्नी यानी लेखक अमरकांत जी की पत्नी निर्मला के कुछ दोस्त लोग आए, और एक दिन रविवार को मेरी पत्नी के रिश्तेदार आए। वह बीबी बच्चों के साथ थे। वह अपने किसी खास संबंधी के यहाँ आए थे और यहाँ भी भेंट मुलाकात करने के लिए चले आए थे।
घर में बड़ी चहल पहल मच गई। मैं बाजार से रोहू मछली और देहरादूनी चावल ले आया। मतलब लेखक अमरकांत जी मार्केट गए और मार्केट से रोहू मछली और देहरादूनी चावल लेकर आए। नाश्ता पाने के बाद बातों की जलेबी छनने लगी। ठीक है, बहुत बात हुआ यहाँ वहाँ का। पर इसी समय एक घटना हो गई। अचानक उस रिश्तेदार की पत्नी नीचे फर्श पर झुककर देखने लगी। फिर उन्होंने चारपाई के अंदर झांककर देखा। अंत में कमरे के अंदर गई, फर्श पर पड़े हुए कागजों पर उठाकर जांच पड़ताल करने लगी। क्या बात है, मैंने पूछा। लेखक ने पूछा, क्या बात है, क्या हो गया? तो रिश्तेदार की पत्नी जबरदस्ती मुस्कुराकर मजबूरी में सिर हिलाते हुए बोली, क्या बताऊं, 11 रुपये साड़ी के खूंट से बांधकर यहीं चारपाई पर रखे थे, वे मिल नहीं रहे हैं, आपको ठीक याद है ना? लेखक ने कहा। मतलब 11 रुपये खो गया है। ये पुराना ज़माना की बात है। 11 रुपये जो था अधिक रकम हुआ करता था उस समय। ठीक है, हाँ हाँ, खूब अच्छी तरह याद है। ये रुपए मैंने खूंट में बांध कर रखे थे, रिक्शे वाले को देने के लिए। खूंट खोला ही था, फिर वे रुपए चारपाई पर रख दिए कि 4 रुपये की मिठाई मंगा लूँगी और कुछ बच्चों के हाथ पर रख दूँगी। मतलब खूंट का मतलब ना, साड़ी का जो पल्लू होता है और यहीं पर वो 11 रुपये ले करके और इस तरह बांधी थी। ठीक है, और वही 11 रुपये खो गया था। उनका मानना था कि 4 रुपये का मिठाई खरीदूँगी आपके यहाँ लाने के लिए, और कुछ बच्चे को पैसा दे करके जाऊँगी, क्योंकि खाली हाथ जाया नहीं करते। रास्ते में कोई ढंग की दुकान नहीं मिली थी, नहीं तो उधर से ही लाती। किसी के यहाँ खाली हाथ जाने में अच्छा नहीं लगता। बताइए, अब तो मैं कहीं की न रही। फिर मेरी ओर झुक कर धीमे स्वर में कहा, जरा उससे पूछिए ना, वह इधर आया था, कुछ देर तक यहाँ खड़ा रहा, फिर तेजी से बाहर चला गया था। यानी बहादुर पर चोरी का इंतजाम हो रहा है। इल्ज़ाम जो लग रहा है बहादुर पर लग रहा है। अरे नहीं, वह ऐसा नहीं है, मैंने कहा। यू डू नॉट नो दीज पीपुल आर एक्सपर्ट इन दिस आर्ट। मतलब इन्होंने कहा कि इस प्रकार के लोग इस तरह के कार्य करने में बहुत ही शातिर होते हैं। रिश्तेदार ने कहा। मैंने बहादुर की ओर तिरछी दृष्टि से देखा। वह सिर झुकाकर आटा गूंथ रहा था। देखिए बहादुर कितना काम करता है बेचारा। उसके चेहरे पर संतुष्टि एवं प्रफुल्लता थी। उसने ऐसा काम तो कभी नहीं किया, बल्कि जब कभी उसने 2-4 आने इधर उधर पड़े देखे तो उठाकर निर्मला के हाथ में दे दिया। पर किसी के दिल की बात कोई कैसे जान सकता है, न मालूम अचानक मुझे क्या हो गया और मुझे गुस्सा आ गया और मैंने बहादुर को बुलाया। यानी लेखक ने बहादुर को बुलाया। लेखक मानते हैं कि बहादुर अच्छा लड़का है, लेकिन फिर भी इनके नज़र में, इनके परिवार की नज़र में बहादुर का थोड़ा सा जो नज़रिया है थोड़ा सा बदल गया है। बहादुर, मैंने कड़े स्वर में कहा। जी बाबूजी, इधर आओ। वह आकर खड़ा हो गया। तुमने यहाँ से रुपए उठाए थे? जी नहीं बाबूजी, उसने निर्भय उत्तर दिया। ठीक बताओ, मैं बुरा नहीं मानूंगा। नहीं बाबूजी, मैं लेता तो बता देता, तुम यहाँ खड़े नहीं थे, रिश्तेदार की पत्नी ने कहा। फिर तेजी से बाहर चले गए। देखो भैया, सच सच बता दो, मिठाई खरीदने और बच्चों को देने के लिए ये रुपए रखे थे। मैं तो बुरी फंसी। अब वापस जाने के लिए रिक्शे के भी पैसे नहीं हैं। मैं तो बाहर नमक लेने गया था, बहादुर ने कहा। और मेरे आइडिया से भी बहादुर ऐसा काम नहीं कर सकता है। देखिए आगे क्या होता है। सच सच बता बहादुर, अगर नहीं बताएगा तो बहुत पीटूंगा और पुलिस के सुपुर्द कर दूंगा। मैं चिल्ला पड़ा। मतलब लेखक अमरकांत जी गुस्सा में आ गए हैं कि बहादुर बताओ 11 रुपये कहाँ गए? तुमने ही चुराए हैं, बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें पुलिस के यहाँ ले जाऊंगा। मैं नहीं लिया हूँ बाबूजी। बहादुर का मुंह काला पड़ गया। जब नहीं लिया है तो क्या कैसे बताएगा? वो बजरंगबली जैसा सीमा फाड़ थोड़ी ना कहेगा कि देखिए हमने चोरी नहीं की है। चोरी नहीं किया था वो बहादुर बढ़िया लड़का है। पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैंने सहसा उछालकर उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया।
बेचारा बहादुर को बहुत जोर से गाल पर चोट लग गया। मैं आशा कर रहा था कि ऐसा करने से वो बता देगा। तमाचा खाकर वह गिरते गिरते बचा। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने नहीं लिया, मैंने नहीं लिया, मैंने नहीं लिया, बहादुर कहने लगा। इसी समय रिश्तेदार साहब ने एक अजीब हरकत की। अच्छा छोड़िए, उसको पुलिस के पास ले जाता हूँ। इतना कहकर उन्होंने बहादुर का हाथ पकड़ लिया और उसको दरवाजे की ओर घसीट कर ले गए और पर दरवाजे के पास उससे धीरे से बोले, देखो तुम मुझे बता दो, मैं कुछ नहीं करूँगा, बल्कि तुमको इनाम में 2 रुपया दे दूँगा। पर बहादुर ने इनकार कर दिया। जब मैं लिया ही नहीं हूँ तो कैसे कहूँ कि लिया हूँ, और कह भी दूँगा तो कहाँ से दूँगा आपको। इसके बाद रिश्तेदार साहब 2-3 बार उसको दरवाजे की ओर खींचकर ले गए, जैसे पुलिस को देने ही जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़कर वह रुक जाते और उससे धीमे धीमे शब्दों में पूछताछ करने लगते। अंत में हार कर उन्होंने उसको छोड़ दिया और वापस आकर चारपाई पर बैठते हुए हंसकर बोले, जाने दीजिए, ये सब बड़े घाघ होते हैं, किसी झाड़ी वाड़ी में छिपा आया होगा या ज़मीन में गाड़ दिया होगा। क्या बात है, मैं तो इन सबों को खूब जानता हूँ। भालू बंदर से कम थोड़े होते हैं ये। चलिए, इतना नुकसान लिखा था, इसके बाद निर्मला ने भी उसको डराया धमकाया और 2-4 तमाचे उन्होंने भी दिया, पर वह नहीं करता रहा। मतलब अमरकांत जी ने भी मारा उसको, इनकी पत्नी निर्मला जी ने भी मारा उनको, बहादुर को। इस घटना के बाद बहादुर काफ़ी डांट मार खाने लगा। घर के सभी लोग उसको कुत्ते की तरह दुराया करते। किशोर तो जैसे उसकी जान के पीछे पड़ गया था, यानी अब बहादुर का उस घर में जीना मुश्किल हो गया था। वह उदास रहने लगा और काम में लापरवाही करने लगा। एक दिन मैं दफ्तर से विलम्ब से आया, यानी लेट से आया। ऑफिस से लेखक जी लेट से आए। निर्मला आंगन में चुपचाप सिर पर हाथ रख कर बैठी थी। अन्य लड़कों का पता नहीं था, केवल लड़की अपनी माँ के पास खड़ी थी। अंगीठी अभी नहीं जली थी, यानी चूल्हा अभी नहीं जला था। आंगन गंदा पड़ा था, बर्तन बिना मले हुए रखे थे। सारा घर जैसे काट रहा था। क्या बात है, मैंने पूछा। बहादुर भाग गया। क्यों पता नहीं, आज तो कुछ हुआ भी नहीं था। सवेरे से ही बड़ा प्रसन्न था, हंसमुख था, हमेशा माताजी किए रहा। दोपहर में खाना खाया, उसके बाद आंगन से सिल बट्टा लेकर बरामदे में रखने जा रहा था कि सिल हाथ से छूटकर गिर गई और 2 टुकड़ों में हो गई। सिलवट लोहा पहले होता था, आज भी है किसी किसी घर में, और लोहा टूट गया है। शायद इसी के डर से वह भाग गया कि लोग मारेंगे, पर मैं इसके लिए उसको थोड़े कुछ कहती। वाह निर्मला जी, आप छोटी मोटी गलती के लिए तमाचे पर तमाचे मार रही हैं बहादुर को, और वह लोहा तोड़ दिया था, आप उसको नहीं मारती, आप तो खूब मारती उसको। अभी आप महात्मा जी बन रही हैं। क्या बताऊँ, मेरी किस्मत में आराम ही नहीं है। आराम चाहिए तुमको। सब लोग मतलब किशोर अलगे मार रहा है, आप अलगे मार रही हो, और आपके पति देव भी अलगे मार रहे हैं। कोई बहादुर को समझ ही नहीं रहा है। कितना अच्छा पहले स्वर्ग जैसा आपके घर था, अब तो नरक जैसा हो गया है। कुछ ले गया, यही तो अफसोस है। कोई भी सामान नहीं ले गया। उसके कपड़े, उसका बिस्तरा, उसके जूते सभी छोड़ गया। मतलब अपना सामान भी छोड़ गया था। पता नहीं उसने हमें क्या समझा। अगर वह कहता तो मैं उसे रोकती थोड़े, बल्कि उसको खूब अच्छी तरह पहना उठाकर भेजती। हाथ में उसकी तनख्वाह के रुपए रख देती, 2-4 रुपए और अधिक दे देती। अब निर्मला जी अपना सफाई दे रही हैं कि हम बहादुर को नहीं रोकते, बहादुर को और भी अच्छा तरह से सजा धोआ कर उसको अपने घर भेजते, कुछ पैसे अधिक देते, 2-4 रुपये और अधिक दे देती। पर वह तो कुछ ले ही नहीं गया। और वे 11 रुपये, अरे वह सब झूठ है। बहादुर 11 रुपये नहीं चुराया था। आपके रिश्तेदार की जो पत्नी थी, उनका ढोंग था, वो बहुत कंजूस थे। वे चाहते थे ना कि हम कुछ ऐसा बहाना बनाए ना कि हमारा पैसा भी खर्च ना हो और हमें कुछ मिल भी जाए। मैं तो पहले ही जानती थी कि वे लोग बच्चों को कुछ देना नहीं चाहते, इसलिए अपनी गलती और लाज छिपाने के लिए वह
प्रपंच रच रहे हैं, उन लोगों को क्या मैं जानती नहीं? अरे आप जानती हैं तो उस समय आप कहाँ थी? कभी उनके रुपए रास्ते में गुम हो जाते हैं तो कभी वे गलती से घर ही पर छोड़ आते हैं। मेरे कलेजे में तो जैसे कुछ हो रहा है। किशोर को भी बड़ा अफसोस हो रहा है। अब अफसोस होता था रहा और से कहाँ रहा बतू रहे बिना मतलब के बहादुर के हाथी हाथी काम करवाते रह, बिना मतलब के मारते रह। अब तेरा अफसोस होता छुतहरे हो सफर है। उसने सारा शहर छान मारा पर बहादुर नहीं मिला। किशोर आकर कहने लगा, अम्मा एक बार भी अगर बहादुर आ जाता तो मैं उसको पकड़ लेता और कभी जाने ना देता, उससे माफ़ी मांग लेता। तो अब पछता के क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। उस समय तो आप लोग बहुत मार रहे थे, अब पछता रहे हैं कि बहादुर कितना अच्छा लड़का था, अब उसको नहीं जाने देंगे। सच अब ऐसा नौकर कभी नहीं मिलेगा। कितना आराम दे गया वह। अगर वह कुछ चुरा कर ले जाता तो संतोष हो जाता। निर्मला आंखों पर आंचल रखकर रोने लगी। मुझे बड़ा क्रोध आया। मैं चिल्लाना चाहता था पर भीतर ही भीतर कलेजा जैसे बैठ रहा हो। मैं वहीं चारपाई पर सिर झुकाकर बैठ गया। मुझे एक अजीब सी लघुता का अनुभव हो रहा था। यदि मैं न मारता तो शायद वह न जाता। मैंने आंगन में नजर दौड़ाई। एक और स्टूल पर उसका बिस्तरा रखा था। अलगनी पर उसके कुछ कपड़े टंगे थे। स्टूल के नीचे भूरा जूता था जो मेरे साले साहब के लड़के का था। मैं उठकर अलगनी के पास गया और उसके नेकर की जेब में हाथ डालकर उसके सामान निकालने लगा। वही गोलियां, पुराने ताश की गड्डी, खूबसूरत पत्थर, ब्लेड, कागज की नावें आदि आदि। अब इसके आगे क्या हुआ आप समझ सकते हैं। सस्पेंस है, मतलब बहुत कुछ हुआ होगा। अलग अलग आदमी अपना अलग अलग राय देगा। जैसे हमारा राय है। इसके बाद ना लेखक अमरकांत जी फिर बहादुर को ढूंढने गए होंगे और उन बहादुर को मनाकर अपने घर लाए होंगे और फिर पहले जैसा ही घर स्वर्ग बन गया होगा या फिर बहादुर नहीं आया होगा। सबका अलग अलग राय होगा, ठीक है। तो यदि आप चाहते हैं इस वीडियो का सारांश देखने के लिए, इस पार्ट का सारांश एग्जाम में आ सकता है 5 मार्क्स के लिए, क्योंकि ये कहानी है, कहानी का सारांश आता है। तो यदि आप सारांश देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हम आपके लिए सारांश लाएंगे और प्लस में इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे। और एक बात और, ये सवाल पूछ सकता है एग्जाम में कि बहादुर का जो जूता था वह किसका था? तो लेखक के साले साहब का बेटा।